जय हिंद। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल देव जोशी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए इन चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वृत्त यानी कि एक हमारा आकृति है। वृत्त यानी कि एक हमारा ये आकृति है, इससे संबंधित हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा जो चैप्टर आज का रहा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें मुख्य रूप से हमको एक आकृति वृत्त मिलेगा जिसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इनको समझने से पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को वृत्तों से संबंधित कुछ पदें हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए उनके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके कि वृत्तों से संबंधित पद क्या क्या है। तो वृत्तों से संबंधित पद को समझने से पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को यह जानना पड़ेगा आखिर वृत्त है क्या, वृत्त कैसा आकृति है। सबसे पहले तो इसकी पहचान हम लोग करेंगे कि वृत्त आखिर होता कैसा है। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा एक प्यारा सा वृत्त। ये मतलब एक कागज पर एक गोल यानी कि शून्य यानी कि जीरो की तरह एक आकृति हम लोग बड़ा सा अगर हम पार देते हैं या फिर बना देते हैं तो ये आकृति हमारा वृत्त कहलाता है। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित पद के बारे में। ये जो आकृति मेरा है वृत्त, इस वृत्त से संबंधित पद के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना है। तो वृत्त से संबंधित पद क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारा हो गया एक आकृति वृत्त, और इस वृत्त का मध्य बिंदु यानी कि ठीक सटीक बीच में जो बिंदु होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा कहलाता है केंद्र। तो पहला पद हमारा ये हो गया कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो वृत्त का मध्य बिंदु हमारा केंद्र कहलाता है, और इसे प्यारे बच्चों सी से दिखाया जाता है, यानी कि सी से इसे सूचित किया जाता है। तो वृत्त का यह हमारा मध्य बिंदु केंद्र हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, ये जो लाइनें आप लोग देख रहे हैं, ये जो वृत्त के चारों ओर घूमकर बना है, ये लाइनें वृत्त की परिधि कहलाती है। ये लाइनें वृत्त की परिधि कहलाती है। यह परिधि वृत्त का वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय किया गया दूरी होता है। तो ये हमारा हो गया वृत्त की परिधि, जो दूसरा पद हमें वृत्तों से संबंधित मिला हुआ है। परिधि या फिर इसी का एक और नाम है प्यारे बच्चों, जो है परिमाप। परिधि या फिर परिमाप, परिधि या फिर परिमाप। तो यहाँ दो पदों के बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं। एक वह यानी कि वृत्त, वृत्त जो है, वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है, और इसे सी से सूचित किया जाता है। सी से इसे हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पद जो हम लोग जाने वो हमारा ये है, यानी कि जो ये गोल घेरा बना हुआ है, मतलब इसको बनाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग लाइन खींचे है ना, ये लाइन हमारा कहलाता है वृत्त का परिधि, या फिर परिधि को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। तो दूसरा चीज ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर तीसरा पद जो हमारा है प्यारे बच्चों, वो हमारा है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, तो ये रहा हमारा वृत्त का केंद्र, और ये रहा हमारा परिधि। वृत्त का केंद्र और ये रहा हमारा परिधि। तो वृत्त का केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखाखंड होती है, वो हमारा त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखाखंड होती है, वो हमारा त्रिज्या कहलाता है, और ये त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं।
त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। और त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र से, कहां से प्यारे बच्चों? तो केंद्र से परिधि, परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। तीसरा पद हो गया हमारा क्या चीज? तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो हमारा त्रिज्या कहलाता है। अब चौथे पद की अगर बात किया जाए तो चौथा पद हम लोग अभी जानने वाले हैं जीवा के बारे में। चौथा पद हम लोग जानने वाले हैं जीवा के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो गया ये हमारा केंद्र, और यहाँ केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो हमारा हो गया त्रिज्या, और ये रहा हमारा परिधि। अभी तक 3 पदों के बारे में जाने हैं। अब चौथा पद हमारा जीवा आया। तो जीवा क्या होता है? तो परिधि के किसी भी, जीवा होता है परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो रेखाखंड हमारा जीवा कहलाता है। परिधि के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब दूसरा अगर आकृति हम लोग पार ले प्यारे बच्चों, तो दूसरा आकृति ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा केंद्र, ये रहा हमारा केंद्र। मान लिया जाए कि वृत्त के परिधि का एक बिंदु यहाँ है और वृत्त के परिधि का दूसरा बिंदु यहाँ है, और इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारा जो रेखाखंड होगा कुछ इस तरह से होगा, और यह रेखाखंड जीवा कहलाता है। यह रेखाखंड जीवा कहलाता है। क्यों जीवा कहलाता है? तो परिधि के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड होती है वो हमारा जीवा कहलाता है। तो यहाँ पर परिधि का एक बिंदु ये रहा, परिधि का दूसरा बिंदु ये रहा, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है ये हमारा रेखाखंड। तो ये रेखाखंड हमारा जीवा कहलाता है। तो जीवा हो गया क्या चीज? परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है प्यारे बच्चों वो हमारा जीवा कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, एक आकृति हम लोग बनाते हैं वृत्त का, और उसमें हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए, ये रहा मेरा एक आकृति जिसका केंद्र ये रहा। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से ऐसे खींच डालें एक रेखाखंड, तो ये हमारा परिधि है, क्योंकि वृत्त का एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ है, जहां इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है वृत्त का, ये जीवा हो गया। दूसरा अगर इसका बात करें, ये भी हमारा वृत्त का जीवा है। अगर हम ऐसे खींच दें, ये भी वृत्त का जीवा है। यहाँ से यहाँ खींच दें, ये भी वृत्त का जीवा है। यहाँ से ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, एक ऐसे खींच दें, ये सारा का सारा वृत्त का जीवा है। जितने भी देख रहे हैं सारा का सारा वृत्त का जीवा रहा। ये सारी वृत्त की जीवाएं कहलाती है। और यहाँ एक वृत्त में कितने जीवाएं हो सकती हैं? तो किसी भी वृत्त के अंदर ढेर सारा जीवाएं हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं हो सकती है। तो ये रहा हमारा जीवा। और यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है प्यारे बच्चों कि ये जितने भी लाइनें खींची गई हैं वो लाइनें परिधि के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को मिला रही है, जिसके कारण ये रेखाएं जीवा कहलाती है। और यहाँ पर इस जीवा को अगर देखा जाए, प्यारे बच्चों, तो ये जो जीवा हमारा है ये हमारे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा है। ये हमारे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा है,
जिसके कारण इसका एक स्पेशल नाम रख दिया गया, और वो स्पेशल नाम हमारा है प्यारे बच्चों, वो हमारा है व्यास। वो हमारा है व्यास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वृत्त की जीवा है वो हमारा व्यास भी हो सकता है। मतलब इन केस क्या होना चाहिए कि वह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जीवा होती है प्यारे बच्चों, वो हमारा व्यास होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वो सबसे लंबा खिंचाता है, जिसके कारण यह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। और ये भी हमारे वृत्त की जीवाएं हैं। और प्यारे बच्चों एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए, क्या चीज? तो वृत्त की जीवा यानी कि अगर पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। और यहाँ से वृत्त के केंद्र बिंदु से जो जीवाएं जितनी दूर होंगी वो व्यास से उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर बात किया जाए, ये हमारा वृत्त का व्यास हो गया प्यारे बच्चों, और ये हमारा वृत्त की जीवा है। यानी कि इस जीवा को हम लोग व्यास नहीं बोल सकते हैं। व्यास उसी जीवा को बोलेंगे जो जीवा केंद्र बिंदु से होकर गया हो। तो ये जीवा है, ये बड़ी जीवा, सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इस जीवा से ये थोड़ा सा दूर है, तो मतलब ये जीवा इस व्यास से छोटा है। अगर बात किया जाए इस जीवा का, तो ये जीवा हमारे व्यास से काफी दूरी पर है, जिसके कारण हमारा जो व्यास है इससे बहुत ही छोटा ये लास्ट वाला जीवा होगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो पांचवा चीज जो हमारा था प्यारे बच्चों, वो हमारा था व्यास, जिसे हम लोग डी से दिखाते हैं या फिर डी से सूचित किया जाता है। तो व्यास से क्या होगा? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है प्यारे बच्चों। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो हम यहाँ तक 5 पदों के बारे में अभी तक जानकारी ले चुके हैं। अब इससे आगे की चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। तो वो चीजें क्या है, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पुनः हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर इसी में बात किया जाए तो ये रहा हमारा वृत्त का केंद्र, जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं। और ये रहा हमारा त्रिज्या यानी कि आर। ये रहा हमारा त्रिज्या यानी कि आर। और इस त्रिज्या को इधर भी अगर हम लोग बढ़ा दें प्यारे बच्चों, इस त्रिज्या को हम लोग इधर भी बढ़ा दें, तो क्या आपको ये लग नहीं रहा है कि यह वृत्त की वह जीवा है जो केंद्र बिंदु से होकर गया है? यानी कि वृत्त के परिधि का एक बिंदु यहाँ, और वृत्त के दूसरे बिंदु परिधि का दूसरा बिंदु इधर, और दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये रेखाखंड है जो हमारा केंद्र बिंदु से होकर गया है। मतलब ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और अगर दूसरे कंडीशन में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा केंद्र, और केंद्र से होकर परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा त्रिज्या होता है। ये हो गया हमारा त्रिज्या। और यहाँ केंद्र है, और केंद्र से इधर परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी हमारा त्रिज्या है। अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा त्रिज्या, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब परिधि के इस बिंदु से केंद्र तक, ये जो है ये हमारा त्रिज्या है। और वृत्त का ये केंद्र से लेकर परिधि के इस बिंदु तक, ये भी हमारा एक त्रिज्या है। यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात किया जाए, तो ये हमारा वृत्त का व्यास भी है। क्यों? क्योंकि यह केंद्र से होकर गुजरा है, तो ये हमारा व्यास हो गया। और व्यास हमारा क्या हो गया? तो एक आर, मतलब पहला त्रिज्या और इधर दूसरा त्रिज्या, मतलब एगो त्रिज्या। क्या गो त्रिज्या? तो 2 गो त्रिज्या हो गया। यानी कि जो व्यास हमारा होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। साफ साफ हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो गया। अगर व्यास की बात किया जाए
तो ये त्रिज्या दोनों मिल करके व्यास बना है, यानी कि जो हमारा व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास हमारा क्या होता है, तो त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर हम त्रिज्या का बात करें व्यास की तुलना में, कि हमारा त्रिज्या व्यास की तुलना में क्या होता है, तो व्यास हमारा दुगुना होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या हमारा क्या होगा, व्यास का आधा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कंप्लीट पूरा का बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हमारा व्यास है, जबकि त्रिज्या आधे होता है। त्रिज्या आधे होता है। तो अगर हम त्रिज्या की तुलना व्यास से करें तो त्रिज्या जो हमारा होता है व्यास का आधा होता है, और जो व्यास होता है वो हमारे त्रिज्या का दुगुना होता है। इतना बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब चलिए वृत्त से संबंधित और जो पद हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हमारा जो छठा पद है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए, एक वृत्त, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा एक वृत्त, और वृत्त का ये रहा केंद्र, और यहां से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये हो गया हमारा व्यास, ये हो गया हमारा व्यास। यानी कि ये व्यास इस वृत्त को, क्या आपको नहीं लगता है कि दो बराबर भागों में बांट रहा है? ये व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में विभक्त कर डालता है। व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि यहां से ऊपर का हिस्सा आधा हो जाता है और नीचे का हिस्सा भी आधा हो जाता है, जिसके कारण ये व्यास इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और ये हो जाता है आधा, ये भी हो जाता है हिस्सा हमारा आधा, जिसके कारण इसको, ये वृत्त का आधा भाग है, ये इस वृत्त का आधा भाग है। आधा भाग को कहा जाता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो हमारा है, आधा को यहाँ पे कहा जाता है अर्ध, आधा को यहाँ पे कहा जाता है अर्ध, और आधा किसका, तो वृत्त का। तो ये हो गया हमारा अर्ध वृत्त, ये हो गया हमारा अर्ध वृत्त। यानी कि अगर अर्धवृत्त की इमेज का बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हमारा किस प्रकार से हुआ, यानी कि ये हमारा वृत्त हो गया, और वृत्त को ऐसे अगर व्यास से हम दो भाग में बांट दे, वृत्त को ऐसे हम दो भाग में बांट दे, तो ये वाला भाग अगर हम ऐसे प्यारे बच्चों मिटा दें, तो ये जो भाग हमें दिख रहा है ये हमारा अर्धवृत्त है। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो छठा जो चीजें हैं हमारा, वो हमारा हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब तो नेक्स्ट चीजें जो हमारा है प्यारे बच्चों, वो हमारा है 7वां नंबर पे, वो हमारा है वृत्तखंड। 7वां नंबर पर जो पद है वो हमारा है वृत्तखंड। आइए वृत्तखंड को समझते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा एक वृत्त, और ये रहा हमारा वृत्त का केंद्र। तो ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। अर्धवृत्त में हम लोग क्या देखें प्यारे बच्चों, तो अर्धवृत्त में देखें कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और वो बराबर भाग ही हमारा अर्धवृत्त कहलाता है। अब हम लोगों को वृत्तखंड के बारे में जानना है। अर्धवृत्त और वृत्तखंड दो अलग अलग आकृतियां हैं, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृत्तखंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा अर्धवृत्त था वो अर्धवृत्त हमारा व्यास से अलग हुआ था, अर्धवृत्त हमारा व्यास से अलग हुआ था। लेकिन जो हमारा वृत्तखंड है प्यारे बच्चों, वृत्तखंड हमारा जीवा से अलग होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रहा हमारा एक जीवा, ये रहा हमारा एक जीवा। ये व्यास नहीं हो सकता है। व्यास कब होगा, जब ये जीवा केंद्र से होकर गुजर जाएगा, तो फिर ये हमारा व्यास कहलाने वाला है। जब तक जीवा केंद्र से होकर न जाए तब तक वो व्यास नहीं हो सकता है। तो अभी ये हमारा रहा जीवा। तो जीवा भी इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, ये जीवा भी इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, ये बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है। जिस प्रकार व्यास की बात किए थे, जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये रहा हमारा व्यास,
ये व्यास इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, जबकि ये जीवा भी वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, बट वो बराबर नहीं बांट पाता है। मतलब एक हिस्सा बड़ा सा रह जाता है और एक हिस्सा छोटा सा हो जाता है, जो हमारा वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो हमारा वृत्तखंड कहलाता है। मतलब ये रहा हमारा जीवा, और इस जीवा ने इस पूरे वृत्त को दो हिस्सों में बांट डाला। एक ये ऊपर का हिस्सा जो सबसे बड़ा है और एक नीचे का हिस्सा जो छोटा है। तो ये दोनों पार्ट जो हमारा है जीवा से अलग हुआ, ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। इसमें ये सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, तो बड़ा के लिए यहाँ पर दीर्घ का प्रयोग किया जाता है, और ये छोटा है प्यारे बच्चों, तो छोटा के लिए यहाँ पर लघु का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ और लघु हो गया, और ये बड़ा खंड है तो दीर्घ वृत्तखंड। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का टुकड़ा है, वृत्त का खंड है, इसीलिए ये बड़ा है, तो बड़ा दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड इसको बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और ये छोटा वाला है, इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये रहा हमारा। अगर इसको सिंपली अगर अलग अलग करके दिखा जाए प्यारे बच्चों, तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं, ये रहा, और ऊपर वाले हिस्सा को इस तरह से हम लोग मिटा देंगे, तो वैसे भी ये देखने में लग रहा है कि जो हमारा आधा वृत्त है उससे भी ये छोटा है। ये हमारा हो गया वृत्तखंड। वो भी कैसा है? तो छोटा वाला है, तो छोटा के लिए यहाँ पर लघु का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड। और 8वां नंबर का बात अगर किया जाए प्यारे बच्चों, तो 8वां में हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय खंड के बारे में। तृतीय खंड के बारे में, तृतीय खंड क्या होता है? तो यहाँ पर तीन चीज, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, और तेसर नंबर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीय खंड के बारे में। तो तृतीय खंड क्या हुआ? तो सबसे पहले वृत्तखंड। यदि अर्धवृत्त का बात किया जाए, तो अर्धवृत्त क्या था कि व्यास से वृत्त दो भागों में बटा, बराबर बराबर बट गया, जिसके कारण उसको अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त बोला गया। और यहाँ पर जीवा से जब वृत्त अलग हुआ, तो जीवा से वृत्त दो भागों में बटा, लेकिन एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, जिसके कारण वो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में बट गया। अब हम लोग तृतीय खंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तृतीय खंड में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो तृतीय खंड में हमारा जो वृत्त है ना, वो त्रिज्याओं से विभक्त होता है। ये रहा हमारा केंद्र, एक त्रिज्या को ऐसे इधर लाएंगे, दूसरा त्रिज्या ऐसे जाएगा इधर, दो त्रिज्या हो गया। इन दो त्रिज्याओं से वृत्त का एक हिस्सा हम लोग काट के ये वाला हिस्सा नीचे निकाल लेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कहलाता है तृतीय खंड। क्यों? क्योंकि ये जो खंड है वृत्त का, वो त्रिज्याओं से काटा गया है, मतलब त्रिज्याओं के द्वारा विभक्त किया गया है, जिसके कारण ये वाला चीज तृतीय खंड कहलाता है। तो इसमें भी प्यारे बच्चों देखा जाए, तो ये रहा हमारा एक त्रिज्या, और ये रहा हमारा दूसरा त्रिज्या, ये रहा हमारा दूसरा त्रिज्या। और यहां से अगर ऐसे एक खींच दिया जाए, ऐसे खींच दिया जाए, तो ये संपूर्ण भाग जो हमारा तृतीय खंड है, देखिएगा ध्यान से, यहां से ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे, ये पूरा भाग हमारा तृतीय खंड कहलाता है। इसमें भी एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। यानी कि अगर इसको पुनः हम यहाँ पे बना दें, तो कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। ये वाला भाग बड़ा है, त्रिज्या से अलग हुआ है ये भाग, और ये भाग भी त्रिज्या से अलग हुआ है। ये हमारा कहलाएगा लघु तृतीय खंड, और ये हमारा बड़ा है, तो ये कहलाएगा दीर्घ तृतीय खंड। लघु तृतीय खंड और दीर्घ तृतीय खंड, ये रहा हमारा तृतीय खंड। और यहाँ पर 8 पद हम लोग समझ गए हैं अभी तक, और ये 8 पद का प्रयोग बार बार हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। इसीलिए हर एक पद को आप लोगों को ध्यान से याद रखना पड़ेगा
कि कब हमको त्रिज्यीय खंड बोल रहा है या वृत्त खंड बोल रहा है या फिर अर्धवृत्त बोला जा रहा है, क्या चीज बोला जा रहा है, वो आप लोगों को ध्यान में हर हमेशा रखना पड़ेगा। तो ये 8 पद बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस अध्याय में। तो चलिए आगे की चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पर वृत्तखंड है, अर्धवृत्त है और त्रिज्यीय खंड है, इन तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला का प्रयोग कौन कौन सा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।